Hello everyone. Today we will further continue our topic that is recurrent abortion. हमने जहाँ तक कल पढ़ा था वो मैंने अपलोड कर दिया था. अब हम आगे पढ़ेंगे डायग्नोसिस कि अगर कोई मरीज़ बार बार रिकरेंट एबॉर्शन लेके आ रही है, मतलब जिसकी प्रेगनेंसी 3 या 3 से ज़्यादा प्रेगनेंसी बार बार एबॉर्ट कर रही है, तो उसके कॉजेज़ हमने डिस्कस कर लिए थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर के. आज हम डिस्कस करेंगे अगर कोई ऐसी मरीज़ आ रही है तो हम डायग्नोस कैसे करेंगे कि इसमें क्या दिक्कत हो सकती है जिसकी वजह से इसमें बार बार एबॉर्शन हो रहा है. तो सबसे पहले कोई भी मरीज़ हमारे पास आती है तो हमारा काम क्या होता है, हम सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेते हैं. तो रिकरेंट एबॉर्शन वाली भी जब मरीज़ आएगी तो सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री लेंगे, फिर जनरल एग्जामिनेशन करेंगे, कुछ लोकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हम उसकी वेजाइना और सर्विक्स को देखेंगे और कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे. इसके बिहाफ पे ही हम रूल आउट कर पाएंगे कि इस मरीज़ में बार बार एबॉर्शन क्यों हो रहा है. तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट हिस्ट्री कि अगर रिकरेंट एबॉर्शन या फिर हैबिचुअल एबॉर्शन वाली मरीज़ आ रही है तो आप क्या क्या हिस्ट्री इसमें लोगे. तो सबसे पहले अगर आप डाउटफुल हैं कि इस मरीज़ में सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की वजह से बार बार एबॉर्शन हो रहा है तो क्या क्या आप हिस्ट्री लोगे. सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस क्या होता है, वो सर्विक्स जो इनकैपेबल हो बच्चे को होल्ड करने के लिए, या तो सर्विक्स वीक है या फिर जो सर्विक्स की नॉर्मल लेंथ होती है दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर, सर्विक्स उससे छोटी है. तो ऐसी सर्विक्स सेकेंड ट्राइमेस्टर में चल के बच्चे को होल्ड नहीं कर पाती और बार बार एबॉर्शन होता रहता है. तो अगर हमें लग रहा है कि इस मरीज़ में सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का केस है, ऐसी मरीज़ की अगर हमें हिस्ट्री लेनी है तो हम हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पूछेंगे. तो सबसे पहले उस मरीज़ से आप पूछेंगे कहीं सर्विक्स में कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ था, मतलब सर्विक्स को फोर्सफुली डायलेट तो नहीं किया गया था. मान लो इससे पहले मरीज़ ने एमटीपी कराया था या फिर कोई प्रोसीजर करना था जिसकी वजह से सर्विक्स को फोर्सफुली डायलेट किया गया था. अगर कभी भी सर्विक्स को फोर्सफुली डायलेट किया जाता है तो बाद में वो सर्विक्स सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस वाला केस हो जाता है, सर्विक्स वीक हो जाती है. तो उससे सबसे पहले हिस्ट्री लोगे डायलेटेशन की कि कहीं ऐसा कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ था जहाँ सर्विक्स को फोर्सफुली डायलेट किया गया था, या फिर सर्विक्स का कोई एम्पुटेशन तो नहीं हुआ था. मान लो सर्वाइकल कैंसर था, सर्वाइकल कैंसर में कभी कभी कोनाइजेशन होता है, कोन की तरह सर्विक्स का काट के हिस्सा निकाला जाता है. तो हम उससे पूछेंगे, हिस्ट्री लेंगे कहीं सर्विक्स में कोई प्रोसीजर तो नहीं किया गया था, कहीं एम्पुटेशन तो नहीं किया गया था सर्विक्स पे. अगर ऐसा कुछ होगा तो उसकी हिस्ट्री लेंगे, तो अगर मौजूद होगा ऐसा कोई कॉज तो वो आपको ज़रूर बताएगी. तो अगर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का डाउट हो रहा है आपको तो आप सबसे पहले सर्विक्स पे कोई ऑपरेशन हुआ था, चाहे वो डायलिटेशन हुआ हो, फोर्सफुल डायलिटेशन हुआ हो या फिर एम्पुटेशन हुआ हो सर्विक्स पे, उसकी हिस्ट्री लोगे. फिर उसके बाद उससे हिस्ट्री लोगे इसका जो अबॉर्शन हो रहा है ये कब हो रहा है. अगर मिड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन हो रहा है, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन हो रहा है और वो टाइम पीरियड कितना है, मान लो 16 से 28 हफ्ते के बीच में बार बार वो मरीज़ एबॉर्ट कर रही है. और ये अबॉर्शन हो कैसे रहा है, सबसे पहले जो उसका एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, एमनियोटिक सैक है, एमनियोटिक सैक में बच्चा इंटैक्ट होता है. तो इस मरीज़ में अबॉर्शन शुरू कैसे हो रहा है, सबसे पहले आप उससे हिस्ट्री लोगे तुम कब अबॉर्ट करती हो. मान लो उसने एक टाइम पीरियड बताया, सेकेंड ट्राइमेस्टर बताया, फिर आपने पूछा अच्छा सेकेंड ट्राइमेस्टर में कब, उसने एक एवरेज लमसम बताया कि 16 से 28 हफ्ते के बीच का टाइम पीरियड है. आपको अंदाज़ा लग गया. फिर आपने पूछा उससे अच्छा ये बताओ तुम्हारा जो प्रोसीजर होता है अबॉर्शन का, अबॉर्ट कर जाती हो, वो अबॉर्शन शुरू कैसे होता है. तो उसने सबसे पहले बताया कि जो पानी की थैली है वो फट जाती है, मतलब जो एमनियोटिक सैक है या जो मेम्ब्रेन है सबसे पहले वो फटता है. उसके बाद अबॉर्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, मतलब मरीज़ ब्लीड करने लग जाती है और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए चलता है. अभी जैसे ही मेम्ब्रेन रप्चर हुआ, जैसे ही एमनियोटिक सैक रप्चर हुआ, मरीज़ ब्लीड करना शुरू कर दी, मतलब एबॉर्शन का प्रोसेस शुरू हो गया. उसके तुरंत बाद ही उसको हल्का हल्का पेन होता है और ब्लीडिंग होती है और सारा प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, वो एबॉर्ट कर जाती है. यहाँ इनकम्प्लीट एबॉर्शन या कंप्लीट एबॉर्शन दोनों हो सकता है. पूरा प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है वो पूरा एक्सपेल आउट भी हो सकता है या फिर कुछ प्रोडक्ट्स रिटेन भी हो सकते हैं. यहाँ हमें इनकम्प्लीट या कंप्लीट को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, बल्कि हमें ये कंफर्म करना है कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का केस है या नहीं है. इस मरीज़ में बार बार जो अबॉर्शन हो रहा है, हैबिचुअल अबॉर्शन या रिकरेंट अबॉर्शन हो रहा है, उसका कॉज क्या है. तो हम मरीज़ से सिर्फ इतनी सी हिस्ट्री लेंगे, ये हम कंफर्म अपने एग्जामिनेशन से करेंगे कि कंप्लीट अबॉर्शन लेके आई है मरीज़ या फिर इनकम्प्लीट अबॉर्शन लेके आई है. तो आप उससे हिस्ट्री ली, आपने उससे पूछा अच्छा बताओ ये तुम्हारा अबॉर्शन तुम कब अबॉर्ट करती हो, उसने बताया सेकेंड ट्राइमेस्टर में.
सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपने टाइम पूछा तो एक लमसम आपको अंदाज़ा लग गया ये मरीज़ हर बार 6 से 28 हफ्ते पे अबॉर्ट कर जाती है। अब आपने उससे पूछा अच्छा जब तुम्हारे अंदर अबॉर्शन का प्रोसेस शुरू होता है तो कैसे शुरू होता है, तो उसने बताया सबसे पहले मेम्ब्रेन रप्चर करता है, मतलब पानी की थैली रप्चर करती है, उसके बाद अबॉर्शन शुरू हो जाता है, पेन होने लगता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है वो एक्सपेल आउट हो जाता है। इसका मतलब हमें थोड़ा बहुत हम प्रोसीड करने लगे, हमें समझ में आने लगा कि ये जो मरीज़ है इसमें जो दिक्कत है वो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस वाली है। फिर अगर ऐसी मरीज़ों में आप जो बच्चा है जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन बाहर आया है, अगर इस बच्चे का आप कैरियोटाइपिंग कराओगे, जो बच्चा एक्सपेल आउट हुआ है, तो उस बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती, ना ही कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी मिलेगी और ना ही कोई अदर एबनॉर्मलिटी मिलेगी। फीटस बिल्कुल नॉर्मल होगा, कोई एबनॉर्मलिटी वाला बच्चा बाहर नहीं आया है। अब अगर ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करें, अगर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस वाला केस है, तो अगर ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करें, उस मरीज़ से जब आप हिस्ट्री लोगे, वो मरीज़ में रिकरेंट एबॉर्शन हो रहा है। रिकरेंट एबॉर्शन की डेफिनेशन ही है 3 या 3 से ज़्यादा बार लगातार प्रेगनेंसीज अबॉर्ट कर रही हैं, तो उसको हम रिकरेंट एबॉर्शन बोलते हैं। तो अब आपके सामने मरीज़ बैठी है, आपने उससे पूछा अच्छा ये बताओ जो तुम्हारी प्रेगनेंसीज बार बार अबॉर्ट की थी, कैसे अबॉर्ट की थी वो पूछ लिया। अब आप उससे ये पूछो अच्छा पहली प्रेगनेंसी सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्ट की, मान लो पहली प्रेगनेंसी उसकी अबॉर्ट की थी 28 हफ्ते पे। फिर आपने उससे पूछा अच्छा बताओ दूसरी प्रेगनेंसी कब अबॉर्ट की थी, उसने बताया 20 हफ्ते पे। फिर आपने उससे पूछा अच्छा तीसरी प्रेगनेंसी कब अबॉर्ट की थी, उसने बताया 16 हफ्ते पे। इसका मतलब क्या है, जितनी भी उसकी प्रेगनेंसीज़ हैं वो उसका टाइम ड्यूरेशन और कम होता जा रहा है। पहली 28 हफ्ते पे अबॉर्ट की, दूसरा 20 हफ्ते पे अबॉर्ट की और तीसरा 16 हफ्ते पे अबॉर्ट की। इसका मतलब जो है ड्यूरेशन कम होता जा रहा है और कम कम टाइम पीरियड पे ये अबॉर्ट करती जा रही है। 28 से 16 हफ्ते तक का घट के प्रेगनेंसी आ चुकी है, लास्ट इसकी प्रेगनेंसी 16 हफ्ते पे अबॉर्ट की है। इसका मतलब आप क्लियर हो गए कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस वाला केस है। आई एम सो सॉरी। अगर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस वाला केस होता है तो वहाँ क्या होता है, प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन जो होता है वो घटता जाता है। जब पहली प्रेगनेंसी उसकी अबॉर्ट की थी वो लंबे समय तक टिकती है, उसके बाद थोड़ा और शॉर्ट होती है और उसके बाद बहुत शॉर्ट हो जाती है। तो जब वो इस तरीके की हिस्ट्री दे रही है कि पहली वाली 28 हफ्ते पे, दूसरी 20 हफ्ते पे, तीसरी 16 हफ्ते पे, इसका मतलब जो है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस वाला केस है, उसकी जो प्रेगनेंसी है वो कम कम ड्यूरेशन पे लास्ट कर रही है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये होती है जो स्थमस है, जो सर्विक्स है, वो प्रेगनेंसी को होल्ड करने के लिए और कमज़ोर होता जा रहा है। जितनी उसकी प्रेगनेंसी बढ़ती जा रही है, उसने एक बार वो कंसीव की, थोड़ा सा होल्ड किया उसने 28 हफ्ते तक, फिर नेक्स्ट जब उसने प्रेगनेंसी उसकी हुई, उसने कंसीव किया, वो और कमज़ोर हो चुका था, उसने 20 हफ्ते तक होल्ड किया। अब जब उसके बाद प्रेगनेंसी उसने कंसीव की तो क्या हुआ, वो 16 हफ्ते पे ही अबॉर्ट कर गया, मतलब सर्विक्स और ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। अगर इस तरीके की हिस्ट्री है, इसका मतलब सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस वाला केस है। अब कुछ और कारण हो सकते हैं, कुछ प्रेगनेंसीज जो रिकरेंट अबॉर्शन का केस होगा या हैबिचुअल अबॉर्शन का केस होगा, कुछ मरीज़ की हिस्ट्री होगी, उसकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ बढ़ के ख़त्म होती है, अबॉर्ट करती है। जैसे पहली प्रेगनेंसी 16 हफ्ते पे अबॉर्ट की थी, दूसरी प्रेगनेंसी 20 हफ्ते पे अबॉर्ट की थी, तीसरी प्रेगनेंसी 24 हफ्ते पे अबॉर्ट की थी, चौथी प्रेगनेंसी 28 हफ्ते पे अबॉर्ट की थी। इसका मतलब क्या है, टाइम पीरियड बढ़ रहा है, आगे आगे चल के प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर रही है। और जैसे अभी हम पढ़ के आए सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस में क्या हो रहा है, जो ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का वो घट रहा है। तो अगर ऐसा कोई केस है जहाँ प्रेगनेंसी आगे बढ़ बढ़ के अबॉर्ट हो रही, तो वो कौन से केसेस हो सकते हैं, एबॉर्शन विथ इंक्रीजिंग ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर यूट्राइन हाइपोप्लेजिया वाला केस है, मतलब जो यूट्रस की मसल्स है वो पतली दुबली सी है, थिन है, तो उसमें क्या होगा, प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन बढ़ बढ़ के वो अबॉर्ट होगा। जब आप हिस्ट्री लोगे तो मरीज़ इस तरीके से बताएगी कि हाँ कभी 16 हफ्ते पे अबॉर्ट की है वो, कभी 20 हफ्ते पे, कभी 28 हफ्ते पे, कभी 30 हफ्ते पे, इस तरीके की वो हिस्ट्री देगी, मतलब ड्यूरेशन बढ़ बढ़ के वो अबॉर्ट की है। तो उसमें सबसे पहला कॉज हो सकता है यूट्राइन हाइपोप्लेजिया का। दूसरा कॉज हो सकता है जिसकी वजह से ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी तो बढ़ रहा था लेकिन फिर भी मरीज़ अबॉर्ट कर रही थी, उसमें आता है सिफिलिस। अगर मदर को सिफिलिस है, ट्रैपोनेमा पैलिडम का इन्फेक्शन है, तो क्या होगा, मदर की प्रेगनेंसी बढ़ बढ़ के, ड्यूरेशन बढ़ बढ़ के अबॉर्ट होगा।
ये ऐसा क्यों होता है? एबॉर्शन अकर्स आफ्टर द 4th month एज द ट्रेपोनेमा पैलिडम कैन नॉट पास द प्लेसेंटल बैरियर बिफोर दैट। इसका मतलब ये है, जो भी मरीज़ होगी जिसको सिफिलिस का इन्फेक्शन होगा, ट्रेपोनेमा पैलिडम का इन्फेक्शन होगा, उसकी प्रेगनेंसी हमेशा चौथे महीने के बाद जाके एबॉर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि जो ट्रेपोनेमा पैलिडम है वो 4th वीक के बाद ही प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। तो ये दो कारण हो गए जिसमें प्रेगनेंसी हमेशा अपने ड्यूरेशन से बढ़ के अबॉर्ट करेगी। और फिर कुछ कॉजेज़ होते हैं जहाँ प्रेगनेंसी हमेशा अपने ड्यूरेशन से कम होकर अबॉर्ट करेगी। उसमें सबसे पहला आपका कॉज आता है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। इसकी जो भी मरीज़ होगी हमेशा यही हिस्ट्री देगी कि चाहे 20 हफ्ते पे, फिर 16 हफ्ते पे, फिर 12 हफ्ते पे, इस तरीके का हमेशा उसका टाइम पीरियड जो था वो घट रहा होगा। और जब भी हमें किसी भी चीज़ की डायग्नोसिस बनानी होती है, हमें अच्छे से मरीज़ से खुरेद के हिस्ट्री लेनी पड़ती है। हिस्ट्री से ही हम आधा क्लियर हो जाते हैं कि एक्चुअल में इस मरीज़ को दिक्कत क्या है। तो अगर किसी में ड्यूरेशन बढ़ रहा है तो सिफिलिस हो सकता है या फिर यूट्राइन हाइपोप्लेजिया हो सकता है। और अगर किसी मरीज़ में बार बार जो ड्यूरेशन है वो घट रहा है तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस वाला केस हो सकता है। अब आपको मरीज़ से कुछ सवाल करने हैं। वो सवाल क्या है? आप क्या पूछोगे? हिस्ट्री ही ले रहे हो, मतलब मरीज़ से आप बातचीत ही कर रहे हो। अब उसमें कुछ सवाल हैं जो आपको ज़रूर पूछने हैं। वो क्या सवाल हो सकते हैं? सबसे पहले आप मरीज़ से हिस्ट्री लोगे, कहीं उसका एक्सपोजर तो नहीं हुआ है डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल से। अब ये क्या है? DES जिसको बोलते हैं, ये क्या है? ये पुराने ज़माने में एक एस्ट्रोजन था, अभी भी एस्ट्रोजन ही है। एक्चुअली में मैं बताना चाहती थी कि पुराने ज़माने में इसको एज अ OCP कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये एक फॉर्म है एस्ट्रोजन का। तो पुराने ज़माने में ये इस्तेमाल किया जाता था एज अ OCPs, जिसकी वजह से क्या होता था, यूट्रस की एनोमलीज होने लगती थी। इसी वजह से अब इसको यूज़ नहीं किया जाता। तो सबसे पहले आप मरीज़ से हिस्ट्री लोगे, कहीं उसका कोई एक्सपोजर तो नहीं हुआ है DES से, क्योंकि अगर उसका एक्सपोजर हुआ होगा तो जाहिर सी बात है उसमें यूट्रस की एनोमलीज आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये सवाल आप पूछोगे। दूसरा आप क्या पूछोगे? कहीं कोई एक्सपोजर तो नहीं हुआ उसका रेडिएशन से, कहीं कोई ट्यूमर तो नहीं था पेल्विस में जिसके लिए उसने रेडिएशन लिया हो, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं था उसको इससे पहले, या फिर कहीं कोई पॉल्यूशन या इन्वायरमेंटल फैक्टर तो नहीं था जिसकी वजह से कहीं वो बार बार जगह तो शिफ्ट नहीं कर रही थी जब वो प्रेग्नेंट थी। तो ये सारी हिस्ट्री आपको मैंडेटरी लेनी है, कहीं इससे आपका कॉज रूल आउट हो जाएगा कि क्यों, किस वजह से ये मरीज़ अबॉर्ट कर रही है। ये सारी हो गई हिस्ट्री जो आपको मरीज़ से ज़रूर इंक्वायरी करनी है। उसके बाद हम आते हैं जनरल एग्जामिनेशन पे। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले यहाँ आप मरीज़ का न्यूट्रिशन देखोगे, कहीं मरीज़ मेल नरिश्ड तो नहीं है। अगर मरीज़ मेल नरिश्ड होगी तो उसका बच्चा भी बार बार अबॉर्ट करेगा। अगर मेल नरिश्ड मरीज़ है तो आपका उसको नरिशमेंट करेक्ट करना है। एनीमिया तो नहीं है मरीज़ को, थायराइड डिसऑर्डर तो नहीं है मरीज़ को, गैलेक्टोरिया तो नहीं है। गैलेक्टोरिया मतलब कहीं प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ तो नहीं है, क्योंकि अगर प्रोलैक्टिन डिसऑर्डर होगा तो भी मरीज़ की प्रेगनेंसी बार बार अबॉर्ट करेगी। अगर गैलेक्टोरिया है तो प्रोलैक्टिन के लेवल को आपको कम करना होगा, तब वो फर्दर उसकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी। तो जनरल एग्जामिनेशन में आपको उसको चेक करना है, मेल नरिश्ड तो नहीं है मरीज़, एनीमिक तो नहीं है, कहीं कोई थायराइड डिसऑर्डर तो नहीं, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म तो नहीं है, या फिर गैलेक्टोरिया तो नहीं है, मतलब कोई प्रोलैक्टिन डिसऑर्डर तो नहीं है मरीज़ को। अगर इन सारी चीज़ों में से कोई भी चीज़ मिल जा रही, इसका मतलब जो है मरीज़ में यही कारण है जिसकी वजह से वो बार बार उसकी प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर रही है। इसके बाद आते हैं कुछ लोकल एग्जामिनेशंस। लोकल एग्जामिनेशन में आप क्या क्या देखोगे? वेजाइना को चेक करोगे देखने के लिए कहीं वेजाइना में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं फाइब्राइड तो नहीं है मरीज़ को, कहीं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस तो नहीं है। अब सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हम कैसे डायग्नोज कर पाएंगे उसकी हम बात करते हैं। तो लोकल एग्जामिनेशन में हम वेजाइना को ही देख रहे थे मरीज़ की, मतलब एग्जामिनेशन कर रहे थे स्पेकुलम लगा के, और बाई मैनुअल एग्जामिनेशन या पर वेजाइनल एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो हमें क्या क्या मिल सकता है। अगर वेजाइना में कोई इन्फेक्शन हो रखा है तो वो हमें मिल जाएगा। यूट्रस को हमने पैल्पेट किया, यूट्रस में अगर फाइब्राइड है तो उसकी फाइंडिंग्स आ सकती है, और अगर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है तो वो हमें मालूम चल सकता है।
अब सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है तो हमें कैसे कैसे और कब कब क्या क्या फाइंडिंग्स आएगी, हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिटवीन प्रेगनेंसीज़। बिटवीन प्रेगनेंसीज़ में हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कैसे रूल आउट करेंगे। और सबसे पहले समझ लेते हैं बिटवीन प्रेगनेंसीज़ क्या है। मतलब उसकी प्रेगनेंसी के इंटरवल में, मतलब एक प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में जो टाइम पीरियड आ रहा है, उस बीच में अगर मरीज़ आ रही है और हमें रूल आउट करना है कि कहीं मरीज़ में सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस वाला केस तो नहीं है, तो हम कैसे डायग्नोस करेंगे। तो सबसे पहले अगर ऐसी मरीज़ आ रही है तो अगर उसके सर्विक्स को आप देखोगे और वहाँ अगर नंबर 8 हेगार्स डायलेटर एक होता है, जिस आप इंस्ट्रूमेंट वाला भी आपका अलग टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे तो वहाँ सारे इंस्ट्रूमेंट आएंगे। तो एक होता है नंबर 8 हेगार डायलेटर। तो अगर मरीज़ में सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंट वाला केस है तो अगर आप हेगार्स डायलेटर नंबर 8 डालोगे मरीज़ के सर्विक्स में, तो वो बिना कोई रेजिस्टेंट के या बिना कोई पेन के आसानी से चला जाएगा। इसका मतलब सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस वाला केस है। दूसरा, अगर आप फॉलीज बैलून कैथेटर डालोगे जो 2 mm का होता है, तो वो भी आसानी से सर्विक्स के कैनाल में चला जाएगा और निकल जाएगा बिना कोई रेजिस्टेंस के। मरीज़ को ना ही कोई पेन होगा और ना ही कोई रेजिस्टेंस होगा। वो बैलून कैथेटर भी आसानी से निकल जाएगा और बाहर आ जाएगा, निकल जाएगा और अंदर चला जाएगा। मरीज़ ना कोई रेजिस्टेंस होगा सर्विक्स में और ना ही कोई पेन की कंप्लेन देगी। उसके बाद अगर हम हिस्टोसल्पिंजोग्राम करें, HCG करें, तो हमें क्या क्या फाइंडिंग्स मिल HSG करें तो हमें क्या क्या फाइंडिंग्स मिल सकती हैं। अगर हम हिस्टोसल्पिंजोग्राम देख रहे हैं, मरीज़ का हमने जांच कराई है, तो हमें क्या मिलेगा, सर्वाइकल फनलिंग मिलेगी। मतलब सर्विक्स जो मिलेगी वो बिल्कुल फनल शेप्ड सर्विक्स मिलेगी। या फिर अगर हम सर्विक्स को एग्जामिन करेंगे तो हमें सर्वाइकल लैसिरेशंस मिल सकते हैं, पुराने सर्विक्स पे घाव मिल सकते हैं, ज़ख्म मिल सकते हैं। अगर मरीज़ में कोई फोर्सफुल डायलिटेशन हुआ था या फिर एम्पुटेशन हुआ था तो उसके स्कार्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ये सारी बातें हो गई बिटवीन प्रेगनेंसीज़। मतलब अगर मरीज़ प्रेग्नेंट नहीं है, 2 प्रेगनेंसीज़ के बीच का टाइम इंटरवल के दौरान आपके पास आ रही है, तो ये सारी चीज़ें आप करोगे तो रूल आउट हो जाएगा कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस वाला केस तो नहीं है। अब कोई मरीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आ रही है तो आप कैसे डायग्नोज करोगे कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस वाला केस है, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, जब आप ऐसे सर्विक्स के ऑस को एग्जामिन करोगे, सर्विक्स को एग्जामिन करोगे, तो उसका ऑस बिल्कुल आपको पैचुलस मिलेगा। पैचुलस मतलब क्या होता है, बिल्कुल वाइड, चौड़ा सा, खुला हुआ, डायलेटेड सा ऑस मिलेगा। जब आप सर्विक्स को एग्जामिन करोगे, मरीज़ प्रेग्नेंट है, वो आई है आपके पास, आपने जब उसका सर्विक्स एग्जामिन किया तो उसका ऑस कैसा मिल रहा है, बिल्कुल चौड़ा सा खुला हुआ ऑस मिल रहा है। और उसी के साथ साथ जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, जो एमनियोटिक सैक है, वो बल्ज कर रहा है। इसका मतलब सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस वाला केस है। उसके बाद अगर आप इस मरीज़ का चाहे एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराओ, चाहे फिर वेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराओ, ऐसे मरीज़ का अगर आप अल्ट्रासाउंड कराओगे तो वहाँ जो इंटरनल ऑस की फाइंडिंग आएगी वो क्या आएगी, इंटरनल ऑस का जो डायामीटर है, ट्रांसवर्स डायामीटर है, वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा का है। तो अगर ऐसी फाइंडिंग्स आ रही किसी मरीज़ में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसका मतलब जो है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस वाला केस है। ये हो गया, हमने रूल आउट कर लिया कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस बिटवीन प्रेगनेंसी कैसे हम डायग्नोज करेंगे और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम कैसे डायग्नोज करेंगे। अब कोई मरीज़ आपके पास आ रही है रिकरेंट एबॉर्शन वाली, तो वहाँ आप क्या क्या जांचें कराओगे उस मरीज़ में रूल आउट करने के लिए कि क्या दिक्कत है, क्यों इसका बच्चा बार बार एबॉर्ट कर रहा है। तो कुछ यूरिन की जांचें कराओगे देखने के लिए कि कहीं कोई क्रोनिक रीनल फेल्योर वाला केस तो नहीं है, कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है, उसके लिए आप यूरिन की जांचें कराओगे। फिर उसके बाद कुछ ब्लड की जांचें कराओगे। ब्लड में आप क्या क्या कराओगे, HB कराओगे रूल आउट करने के लिए कहीं मदर डायबिटिक तो नहीं है। ब्लड शुगर कराओगे, HB कराओगे ये देखने के लिए कहीं मदर एनीमिक तो नहीं है। ब्लड शुगर कराओगे ये देखने के लिए कहीं मदर डायबिटिक तो नहीं है। किडनी फंक्शन टेस्ट कराओगे रूल आउट करने के लिए कहीं कोई रीनल डिजीज़ तो नहीं है। थायराइड फंक्शन टेस्ट कराओगे रूल आउट करने के लिए कहीं हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म तो नहीं है मरीज़ को। VDRL कराओगे सिफिलिस को रूल आउट करने के लिए। टॉर्च कराओगे रूल आउट करने के लिए कहीं मरीज़ को टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन तो नहीं है, रूबेला का इन्फेक्शन तो नहीं है, साइटोमेगालो वायरस का तो इन्फेक्शन नहीं है, हर्पीस का तो इन्फेक्शन नहीं है। ये सारी चीज़ें रूल आउट करने के लिए आप टॉर्च का जांच कराओगे। फिर
जब मरीज़ आपके पास आई है इस दौरान तो वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो आपके पास एबॉर्शन की हिस्ट्री लेके आ रही है कि वो बार बार 3 या 3 से ज़्यादा बार वो एबॉर्ट कर चुकी है। तो अगर ऐसी मरीज़ आ रही है और आपको रूल आउट करना है कहीं ल्यूटियल फेज़ डिफेक्ट तो नहीं है, मतलब कहीं इस मरीज़ में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तो कम नहीं है, तो ऐसी मरीज़ को मिड ल्यूटियल फेज़ में, मिड ल्यूटियल फेज़ मतलब ओवुलेशन के बाद टाइम पीरियड जो होता है उसको हम ल्यूटियल फेज़ बोलते हैं। तो मरीज़ जैसे ओवुलेट कर जाए उस दौरान आपको उस मरीज़ का प्रोजेस्टेरॉन लेवल कराना है। और प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम आ रहा है, नॉर्मल से कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन की डिफिशियंसी है, प्रोजेस्टेरॉन कम सीक्रेट हो रहा है जिसकी वजह से इसका बच्चा बार बार एबॉर्ट कर रहा है। उसके बाद आप जो पार्टनर्स, अगर आपको HLA वाला केस लग रहा है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन वाला केस लग रहा है, तो आप दोनों पार्टनर्स के बीच में HLA का डिटेक्शन के लिए जांच कराओगे। उसके बाद आप एप्ला वाली जांच कराओगे, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ वाली जांच कराओगे, कहीं ऐसा तो केस नहीं है, तो ये सारी आप जांचें कराओगे। अगर कोई मदर आपके पास आ रही है बार बार रिकरेंट एबॉर्शन लेके कोई मरीज़ आ रही है तो ये सारे जांचें कराओगे। इसके बाद कुछ और जांचें हैं, वो क्या कराओगे, माइक्रोबियल इन्वेस्टिगेशन कराओगे रूल आउट करने के लिए कहीं मरीज़ में क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन तो नहीं, ये सारी चीज़ें रूल आउट करोगे। और अगर आपको डाउटफुल है, ऐसा लग रहा है कहीं यूट्राइन हाइपोप्लेजिया वाला केस तो नहीं है, तो डेटिंग ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल इंडोमेट्रियल बायोप्सी कराओगे। अब ये कैसे करते हैं, मरीज़ के पीरियड आने से 1 या 4 दिन पहले मरीज़ का जो एंडोमेट्रियम है उसकी बायोप्सी ली जाती है। तो यहाँ इसलिए कराएंगे कहीं रूल आउट करने के लिए कहीं मरीज़ में ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, या फिर कहीं मरीज़ में ऐसा तो यूट्राइन हाइपोप्लेजिया वाला केस तो नहीं है, उसको रूल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मरीज़ के मेंसेस आने से 1 से 4 दिन पहले मरीज़ के एंडोमेट्रियम की बायोप्सी लेंगे, वो हमें रूल आउट हो जाएगा कहीं यूट्राइन हाइपोप्लेजिया वाला केस तो नहीं है। फिर हम क्या जांच करा सकते हैं, साइटोजेनिक स्टडी करा सकते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने के लिए कि कहीं मदर या फादर में से कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला तो नहीं है। अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला होगा उसकी वजह से भी बार बार बच्चा एबॉर्ट कर रहा होगा। या फिर जब वो प्रोडक्ट ऑफ, अगर मान लो आपकी यहाँ अबॉर्ट की है, उस रिटेन प्रोडक्ट था आपने उसको निकाला है और वो रिटेन प्रोडक्ट आपके पास है, तो उसको आप भेज दोगे उसकी स्टडी के लिए कि कहीं बच्चा कहीं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला तो नहीं है। तो मदर, फादर, और अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन है, जो एबॉर्टस बाहर निकला है, जो बच्चा बाहर निकला है, अगर वो आपके पास है तो उसकी साइटोजेनिक स्टडी के लिए भेज दोगे, ये रूल आउट करने के लिए कहीं बच्चा भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाला तो नहीं है। फिर उसके बाद आप क्या जांचें करा सकते हो, इसके बाद भी एक जांच है जो यहाँ स्किप हो गई है, सॉरी फॉर दैट। इसके बाद आपके पास लास्ट जांच बचती है, वो आप क्या कर सकते हो, हिस्ट्रोस्कोपी कर सकते हो या फिर हिस्ट्रोसल्पिंजोग्राफी कर सकते हो रूल आउट करने के लिए कहीं कोई यूट्राइन मैलफॉर्मेशन वाला केस तो नहीं है, कहीं सेप्टेट यूट्रस तो नहीं है, कहीं यूट्राइन कैविटी में कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, कहीं इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स तो नहीं। ये सारी चीज़ें आपको या तो हिस्ट्रोसल्पिंजोग्राफी में मिल जाएंगी या फिर हिस्ट्रोस्कोपी करके भी आप रूल आउट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सारी जांचें, स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस अगर कोई मरीज़ आपके पास आ रही है रिकरेंट एबॉर्शन का केस लेके। अब इसका ट्रीटमेंट हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।